हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में देख चुके हैं। तो इससे पहले आज हम लोग देखते हैं गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखने से पहले हम लोग देख रहे हैं आज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मास डेंसिटी होता है ना, ठीक उसी तरह से चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी सरफेस पर। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। उसके किसी भी पॉइंट पर हम लोग जाएंगे, उसका चार्ज का जो वैल्यू मिलेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो, चार्ज पर यूनिट एरिया हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो, उसका जो वैल्यू मिलेगा वो इक्वल होगा। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो तीन तरह का होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे कोई सरफेस है, इस सरफेस में कुछ चार्ज इधर है, कुछ चार्ज इधर है। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पर चार्ज का जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, लेकिन इसमें चार्ज का जो डेंसिटी होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जो चार्ज का डेंसिटी होता है वो इक्वल होता है हर एक पॉइंट पर। ये कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये क्या होता है? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, यानी कि Q बाई एल। ये किसके लिए होगा? तो जैसे कोई ये लाइन या वायर है, इसके ऊपर इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर चार्ज। तो ऐसा है, ये कोई रिंग है ऐसा, इसके ऊपर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पर अगर हम लोग को चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इसका टोटल लेंथ L हो जाएगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? तो टोटल चार्ज Q हो गया और टोटल लेंथ कितना हो गया? 2 पाई R। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एक स्मॉल एलिमेंट इसमें कंसिडर करें, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किए हैं, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? dl या dx। यहां का चार्ज क्या हो जाएगा? छोटे से एलिमेंट के लिए चार्ज भी छोटा सा हो जाएगा, तो dq। तो इस केस में फॉर स्मॉल एलिमेंट ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल।
क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज बाई एरिया, Q बाई ए। इस तरह से कोई सरफेस है, इसका टोटल एरिया ए है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई ए हो जाएगा। अगर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें, इसमें छोटा सा एलिमेंट जिसमें चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज हो जाएगा dQ और एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा dA। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, फॉर स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू dQ बाई dA। ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज बाई वॉल्यूम। इस तरह से कोई स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है, इसमें टोटल चार्ज का डेंसिटी है वो Q है, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू Q बाई वॉल्यूम। और अगर छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें जिस पर चार्ज dQ है और वॉल्यूम dV है, तो फॉर स्मॉल एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू dQ बाई dV। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly distributed long line charge having charge density lambda, having charge density lambda। इस तरह से चार्ज का इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज जो है उसका डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। इसको इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी गॉस लॉ क्या कहता है, इसको कैसे निकालना है हम लोग को, यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जब भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन चार्ज को बंद करेंगे। जैसे ये कोई लाइन है और इस लाइन को अगर हम लोग को क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करने के लिए एक इस तरह से सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो ये कवर हो जाएगा,
पूरा इसी के लेंथ के बराबर एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ऊपर से एक कवर करना पड़ेगा, एक नीचे से कवर करना पड़ेगा। तो कितने सरफेस एरिया हो गए, एक ऊपर का सरफेस एरिया, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और एक नीचे का सरफेस एरिया। अब ये लाइन चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगे, बाहर की तरफ, इस तरह से। तो इस सरफेस एरिया के लिए, जो कर्व सरफेस एरिया है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, वो भी उधर ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। लेकिन इस सरफेस के लिए, सरफेस ऐसा है तो सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इस केस के लिए ये सरफेस एरिया है, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसको कवर करने के लिए इसी रेडियस का एक सिलेंडर बनाते हैं इस तरह से। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर अगर देखें तो इधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस कर्व सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन इधर ही है, डीएस का डायरेक्शन इधर है। नेक्स्ट, इसमें सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर है, डीएस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। इसमें सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो यहां थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। यहां थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, लेकिन यहां पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। क्लियर है। फ्लक्स का वैल्यू जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ऐसा। और गॉस लॉ से क्या पढ़े हम लोग, गॉस लॉ में पढ़े हैं फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा, ई, अच्छा, 3 सरफेस एरिया है ना, तो यहां डीएस के मेरे पास 3 वैल्यू है तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ मान लेते हैं इसको, सरफेस S1, सरफेस S2 और सरफेस S3। तो ये क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस S1 के लिए क्या है 90 डिग्री, ये हो गया S1 के लिए, प्लस ई डीएस कॉस 0 डिग्री, ये हो गया S2 के लिए, प्लस ई डीएस कॉस 90 डिग्री, ये हो गया S3 के लिए, इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों टर्म cos के 90 होने की वजह से 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या बचा, ई डीएस का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल देते हैं और डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई रेडियस, अगर ये रेडियस r है तो 2 पाई r और उसका लेंथ या हाइट, उसके हाइट को l या h मान लेते हैं, 2 पाई r l, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और Q इनक्लोज्ड, तो Q इनक्लोज्ड के लिए अभी हम लोग अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ, ये पढ़े थे। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो यहां लिख लेते हैं लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आर एल नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। यहां से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज। ये गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन था।
गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन शीट having charge density सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहां से d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ये प्लेन शीट है। अब गॉस लॉ से हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं यूजिंग गॉस लॉ। कैसे निकालेंगे? तो गॉस लॉ क्या कहता है, पहले इसके अंदर जो चार्ज है उसको इनक्लोज करना है, किसी सरफेस एरिया में उसको बंद करना है। तो इसको बंद कैसे करेंगे? तो इसको बंद करने के लिए कितने सरफेस चाहिए? एक प्लेन शीट है, तो इधर एक प्लेन शीट लगाना होगा, इसके पीछे एक प्लेन शीट लगाना होगा, इसको ढकना होगा, इधर इधर और इधर। तो टोटल कितने सरफेस एरिया हो गए? 6 सरफेस एरिया हो गए। जैसे ये कोई प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? बाहर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ। तो एक सरफेस एरिया इधर होगा जो इसको ढकने में काम आएगा, एक इधर आएगा, एक ऊपर, एक इधर, एक नीचे और एक इस साइड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे यहां से वो इधर जाएंगे। तो इधर का जो सरफेस एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इधर सरफेस एरिया इधर है तो एरिया वेक्टर उधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उधर ही जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इस सरफेस के लिए ये जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर और सरफेस है इधर है, तो एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। उसी तरह से इसके लिए भी 90 डिग्री, सरफेस एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसीलिए इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, इन चारों के लिए जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो बचेगा कितना? टोटल से सरफेस एरिया का हम लोग काउंट करें, एक ऊपर का सरफेस एरिया होगा, एक नीचे का सरफेस एरिया होगा, एक लेफ्ट, एक राइट और एक इस चार्ज का जो सरफेस एरिया है उसके बगल में और एक उसके पीछे की तरफ। तो टोटल से एरिया कितना हमारे पास हो गया? टोटल से एरिया 6 हो गया, लेकिन 4 के लिए जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो 90 डिग्री हो रहा है। तो बचा हुआ हमारे पास एरिया कितना है? 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है phi इक्वल्स टू E डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन, और फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता है? इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? E डॉट ds। अब 2 सरफेस एरिया हमारे पास बचा हुआ है, तो सरफेस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds सरफेस 2 इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सरफेस एरिया बराबर होंगे क्योंकि इसी के बराबर का सरफेस एरिया इधर होगा और उधर भी पीछे भी होगा। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 2E डॉट ds, तो E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2E cos 0 का वैल्यू 1 और ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ds को इंटीग्रेट करने से सरफेस एरिया मिलेगा और उसका जो सरफेस एरिया होगा वो इसी प्लेन शीट के सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो उसको हम लोग a लिख ले रहे हैं, इक्वल टू इनक्लोज चार्ज के लिए क्या हो सकता है? तो
सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एरिया। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज कितना हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू एरिया। तो इसको लिख लेते हैं सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। एक ए से एक ए को कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए ये डिस्टेंस d रहे, 2d रहे या कितना भी दूरी पर रहे, हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर दो प्लेन शीट हो जाए, जैसे इस तरह से एक प्लेन शीट है और इसी के बगल में पैरेलल एक और प्लेन शीट है और दोनों के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या होगा, तो इस चार्ज इस सरफेस एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इधर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस चार्ज सरफेस चार्ज के वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, कितना, ये भी होगा, प्लस हो जाएगा इसमें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां बात करें तो इस सरफेस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इससे दूर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो जितना इसके कारण है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उतना इसके कारण है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बीच में 0। उसी तरह से इधर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसे इधर था। क्लियर है। अगर दो सरफेस है, एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस इसी के बराबर का है, एक में माइनस चार्ज है और एक में प्लस चार्ज है, अब क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज सरफेस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कितना, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर कितना, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां टोटल कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, लेकिन बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव की वजह से इधर और इस पॉजिटिव की वजह से भी इधर ही, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो कितना हो जाएगा टोटल से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं स्फीयर कितने तरह के होंगे। तो स्फीयर जो है ये मेनली दो तरह का होता है, एक हो गया होलो और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। अब होलो स्फीयर जो है वो फिर से दो तरह का होगा, एक होगा कंडक्टिंग और दूसरा होगा इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग। उसी तरह से सॉलिड स्फीयर है, ये भी दो तरह का होगा, एक होगा कंडक्टिंग और सेकेंड होगा नॉन कंडक्टिंग। इसमें देखते हैं, जैसे ये एक होलो स्फीयर है और ये कंडक्टिंग है, तो इसके ऊपर चार्ज रखेंगे तो इसके अंदर तो चार्ज रख नहीं सकते ये, क्योंकि अंदर में खाली है, तो चार्ज कहाँ आएगा, इसके सरफेस पर। तो जितना भी चार्ज दूसरा चार्ज देंगे तो इससे दूर चला जाएगा इधर, तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये उसके सरफेस पर हो जाएगा। तो इसके टोटल जो चार्ज मिला इसको ही कहां मिला है, इसके सरफेस पर मिला है। नेक्स्ट इसको देखते हैं नॉन कंडक्टिंग को। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है, बीच में खाली है, चार्ज रख नहीं सकते हैं, तो एक चार्ज यहां रखें, फिर दूसरा चार्ज लाएंगे तो इधर, तीसरा चार्ज लाएंगे तो इधर, तो इस तरह से उसके सरफेस पर चार्ज रहेगा, मतलब अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और जब पूरा चार्ज फिल हो चुका है तो ये दोनों स्फीयर एक ही जैसा दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग का बात करें
तो जैसे ये सॉलिड का कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सॉलिड है पूरी तरह से, तो जब इसमें चार्ज ला करके रखेंगे तो ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ज चलाएंगे तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या चाहेंगे, दूर दूर जाना, तो ये दोनों सरफेस पर चले जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, जितना दूर हो सके उतना सेपरेट होकर के रहेगा। नेक्स्ट अगला चार्ज लाएंगे तो इस तरह से चार्ज फिल करते जाएंगे, तो जैसे ही अंदर में चार्ज रखते जाएंगे चार्ज कहां जाते जाएगा, टोटल चार्ज सरफेस पर चला जाएगा, मतलब इसके अभी अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो देखिए इसका इसका और इसका जो प्रॉपर्टी है एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें भी सरफेस पर चार्ज है, इसमें भी सरफेस पर चार्ज है, इसमें भी सरफेस पर चार्ज है, तीनों के वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चलिए ये एक सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है। जब इस पर चार्ज ला करके दिए और दूसरा चार्ज ला करके दिए तो ये रिपेल तो कर रहा है, लेकिन ये नॉन कंडक्टर है, मतलब ये चार्ज को इधर उधर मूव नहीं करने देगा। तो जैसे चार्ज ला करके उसको देंगे वो चार्ज उसके वॉल्यूम में ही रह जाएगा। तो ये है सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग। अब जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ, उसमें उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सरफेस पर निकालेंगे और इनसाइड द स्फीयर निकालेंगे। तो इन तीनों के लिए जो कैलकुलेशन होगा, किसके किसके लिए, तो हॉलो के दोनों के लिए और सॉलिड के कंडक्टिंग के लिए वो एक जैसा होगा, और सॉलिड का जो नॉन कंडक्टिंग है उसके लिए अलग होगा। तो आज हम लोग पहले इसके इन तीनों के लिए देखते हैं, एक ही कैलकुलेशन करेंगे जो इन तीनों के लिए हो जाएगा। तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर या स्फेरिकल सेल। इसमें कौन कौन आ रहे हैं, तो होलो का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग। कौन कौन आ रहा है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ये किसके लिए, होलो के लिए, ऑफ होलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक स्फीयर बनाते हैं। इस केस में क्या हो रहा था, इसके जो टोटल चार्ज थे वो इसके सरफेस पर थे, तो टोटल चार्ज जो होगा वो इसके सरफेस पर आ जाएगा इस तरह से। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब इसके बाहर में कोई पॉइंट है P और इसके सेंटर से वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो यहां गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या करना होगा, उसको पहले इनक्लोज करना होगा। तो इनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग से एक सरफेस एरिया में बंद करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे उसके चारों तरफ, और ये सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन यहां पर किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा ds वेक्टर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वो भी इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री। क्लियर। तो हमारे पास फर्स्ट केस जो है वो किसके लिए है, तो फॉर आउटसाइड, यानी कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है। तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज जो है उसके ऊपर कैपिटल Q है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ EdS इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
अच्छा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो ई डी एस कॉस 0 इंटीग्रेशन क्यू इनक्लोज, इनक्लोज चार्ज टोटल कितना है, कैपिटल क्यू के बराबर है, तो कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले सरफेस एरिया का वैल्यू निकलेगा। तो बड़ा वाला सरफेस एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस जो है स्मॉल आर है, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, आउटसाइड पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज जैसा, ये जो स्फीयर है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग सरफेस पर बात करते हैं, इसके सरफेस पर, ऑन सरफेस, इसका मतलब स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो इसके स्मॉल आर के पास क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर। तो अभी जो वैल्यू आया है E इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, के क्यू बाई स्मॉल आर, तो यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंदर में, इसके अंदर में कोई पॉइंट है, इधर यहां P पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। फिर क्या करेंगे, तो वहां पर एक गॉसियन सरफेस एरिया बनाना पड़ता है, तो एक गॉसियन सरफेस एरिया बना लेते हैं यहां पर ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है हमारे पास वो इसको यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड पाई एप्सिलॉन नॉट। इस ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा, इनक्लोज चार्ज, इसके अंदर में चार्ज कितना है, कोई चार्ज ही नहीं है उसके अंदर में, तो जब चार्ज ही नहीं है तो ये वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो गया इनसाइड वो कितना हो गया, 0। ये किसके लिए है, इनसाइड पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड r इज लेस देन कैपिटल R। ये तीनों स्फीयर के लिए हो गया, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग किसका, होलो का, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है वो इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी, रो दिया हुआ है, और ये कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब इसके बाहर में, आउटसाइड में एक पॉइंट है यहां P, यहां निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, इसका जो डिस्टेंस है P का सेंटर से वो स्मॉल आर है। तो फर्स्ट केस है फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो गॉस लॉ को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इस
स्फेयर को इनक्लोज करेंगे, मतलब बंद करेंगे, तो एक बड़ा सा स्फेयर बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब इस पॉजिटिव स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर होगा, और इस बड़े वाले स्फेयर का जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्लियर? इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू लिख लेते हैं। अच्छा, चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा इसका? तो जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा रो इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज, चार्ज का वैल्यू है कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया चार्ज का वैल्यू। और अगर डेंसिटी, और अगर हम लोग को इनक्लोज चार्ज पूछे तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया? रो इंटू 4/3, तो ऐसा लिख सकते हैं 4/3 रो पाई आर क्यूब। ये हो गया इनक्लोज चार्ज बाहरी सरफेस के लिए। तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट पॉइंट P। तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और यूजिंग गॉस लॉ Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेट कर देंगे दोनों को, तो E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड, तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? ये वाला वैल्यू हमारे पास Q इनक्लोज्ड, तो ऐसा हो जाएगा 4/3 रो पाई कैपिटल R का क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ds का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे पूरा सरफेस एरिया का, और cos का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो E ds का वैल्यू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो 4/3 रो पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, इधर से 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये तो रो के टर्म में आया ना। अगर हम लोग को चार्ज के टर्म में निकालना है, मतलब ये तो चार्ज डेंसिटी के टर्म में आया, अगर चार्ज के टर्म में निकालना होगा तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा E ds cos 0 इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड कितना है? कैपिटल Q के बराबर है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर ds का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 0 1 हो गया है, और ds पूरा बड़े वाले सरफेस एरिया का स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिख सकते हैं इसको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कैपिटल Q बाई r का स्क्वायर। देखिए तो ये कैसा हो गया? एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यही वैल्यू आता है, और हम लोग अभी जो स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू निकाले हैं वो भी यही आया है। तो अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए देखें, अगर चार्ज के टर्म में, तो दोनों वैल्यू सेम रहता है। अगर डेंसिटी के टर्म में देखें तो ऐसा रहता है।
अगर सरफेस पर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, तो सरफेस पर के लिए स्मॉल आर के पास क्या पुट कर देना होगा, कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, ये ऑन सरफेस, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ये कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, और चार्ज का जो डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी रो है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इसके अंदर में कोई पॉइंट है P, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो कौन सा केस है इसके लिए, थर्ड केस है, और इनसाइड पॉइंट R इज लेस देन कैपिटल आर। तो गॉस लॉ को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एरिया बनाएंगे इस P पॉइंट के बराबर वाले रेडियस के साथ, ऐसा। तो इसमें अब इनसाइड चार्ज कितने हो गए, जो इस सरफेस एरिया के अंदर में जो चार्ज है सिर्फ उसके कारण हम लोग को निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रिलेशन है वो क्या है, फाई इक्वल टू ई डी एस, और यूजिंग गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री। तो यूज करते हैं E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन cos 0 का वैल्यू 1, तो E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अब क्यू इनक्लोज हम लोग को निकालना है, इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, तो हम लोग के पास अभी चार्ज डेंसिटी जो निकाले थे वो कितना था, रो इक्वल्स टू टोटल चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ऐसा था रो का वैल्यू। क्यू इनक्लोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम, लेकिन इस बार वॉल्यूम किसका होगा, जो सिर्फ इस वॉल्यूम में इनक्लोज्ड है चार्ज, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और इसका रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का क्यूब। ये है इनक्लोज्ड चार्ज, पुट कर देते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा रो 4 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। डीएस को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इस छोटे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया निकलेगा, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट साइड चला गया, तो रो इंटू 4 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर क्यूब और यहां आर स्क्वायर कैंसल, तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो डेंसिटी के टर्म में निकला ना, अगर हम लोग को चार्ज के टर्म में निकालना है तो चार्ज का वैल्यू, रो का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को चार्ज के टर्म में निकालना है तो रो का वैल्यू पुट करेंगे, तो रो का वैल्यू हमारे पास क्या है, Q बाई 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो रो का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही रो का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे, ये हो जाएगा Q R डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यूब और यहां है 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, Q R डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल आर है ना। तो यहां से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, तो K Q स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।